हेलो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी के लिए है। तकरीबन 5 दिन पहले मेरे के ड्रामा ट्राइब चैनल पर बैक टू बैक न्यू कोरियन वेब सीरीज मिडनाइट वीडियो पर 2 स्ट्राइक्स आ चुके हैं। एक और आया तो चैनल बंद हो जाएगा। हम काफ़ी रिस्क लेकर नई नई सीरीज मूवीज आपके लिए लाते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे नए बैकअप चैनल के ड्रामा 2.0 को अभी सब्सक्राइब कर ले। आपकी डिमांड पर मिडनाइट कोरियन वेब सीरीज हम जल्द ही नई बैकअप चैनल पर लाने वाले हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। फरीदन की बग्गी सीधा आलमजेब को ताजदार की हवेली ले गई, मगर वहाँ उससे पता चला कि ताजदार ने तो ऐसी कोई खत नहीं लिखी है, और तवाइफों के खानदान से होने की बात जिस खत में आलम ने लिखी थी वो खत फरीदन ने ताजदार तक पहुँचने ही नहीं दी। अब ताजदार एक तवाइफ होने का सच जानकर उसने आलमजेब के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मलिका को शिकस्त देने का जश्न फरीदन खूब धूमधाम से मना रही है, और वहीं दूसरी तरफ मलिका का कलेजा दर्द से फटा जा रहा है। उसने बिब्बू को जल्द से जल्द जुल्फिकार साहब को बुलाने के लिए कहा। अब आधी रात को आलमजेब को यूं बाहर बैठा देख वो उसे घर के अंदर ले आया और कहा, कल सुबह जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, मगर उससे पहले किसी ने पूछा तो कहिएगा कि तुम मेरी दोस्त सरफराज की बहन हो। मगर अगले दिन ताजदार की दादी से आलमजेब की मुलाकात हो गई, और दादी को आलम इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने जिद करके आलम को अपने पास कुछ दिनों के लिए और रख लिया। वहाँ मलिका ने भी पूरा जोर लगाया है आलम को ढूंढने का। छोटा सा शहर है लाहौर, कहाँ जाएगी? बिब्बू को मालूम है कि वो कहाँ हो सकती है। उसने दरगाह जाने के बहाने किताब घर में ताजदार के दोस्त बलराज से पूछा तो तसल्ली हुई कि आलमजेब ताजदार के घर सही सलामत से है। उसी रात से साइमा का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा, कहाँ गई किसी को कोई खबर नहीं। अब यहाँ ताजदार आलमजेब से कहता है, अब्बू बार बार पूछ रहे हैं कि सरफराज तुम्हें लेने कब आएंगे। इस बार तो टाल दिया, लेकिन बार बार नहीं टाल पाएंगे। मगर आलम की भी जिद है कि उसे कहीं भी भेज दे, मगर वो हीरा मंडी वापस नहीं जाएगी, उसे तवाइफ नहीं बनना। यहाँ बार बार मलिका आपा से जख्म खाकर वहीदा अपना बोरिया बिस्तर उठाकर फरीदन की हवेली चली गई। वो मलिका को बर्बाद और कार्टराइट को गवाही देने के लिए तैयार है। फरीदन बोली, लेकिन हमें सबूत भी चाहिए, और वो है वहीदा के पास, जिसे सब ढूंढ रहे हैं। यहाँ आलम के वहाँ रहते महीने भर से ऊपर हो चला है। ताजदार का गुस्सा भी शांत हो गया। धीरे धीरे वो आलम के हालातों को समझने भी लगा है कि वो जैसी है, जहाँ से है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं। दादी को भी आलम बेहद पसंद है। बाप बेटे में अंग्रेज और आजादी पर लगातार होते विवादों को देखते हुए दादी कहती है, ताजदार को सरफराज से बात करके आलम से बांध दो, वो सुधर जाएगा। लेकिन ताजदार के पिता को उनके सरफराज की कहानी पर शक है, इसीलिए वो बार बार आलमजेब से उनके भाई के आने का जिक्र करते। इधर पूरे हीरा मंडी में चमक है, सिवाय शाही महल के, क्योंकि बिब्बो अब कोठा सजा नहीं सकती और आलमजेब लापता है। वहीदा बोली, क्यों न मेरी बेटी शमा को महफिल सजाने दिया जाए, नहीं तो ऐसे तो इस महल में ताले लग जाएंगे। मगर मलिका को आलमजेब का इंतजार है, उनके बिना यहाँ महफिल नहीं सजेगी। तभी दलाल उस्ताद ने आकर उन्हें आलमजेब के बलौच हवेली में होने की खबर दी। 2 दिन बाद ईद के दिन मलिका ताजदार के यहाँ आ धमकी, और खुलासा हो गया कि आलमजेब किसी सरकारी अफसर सरफराज की बहन नहीं, बल्कि मलिका जान की बेटी है। ताजदार ने सबके सामने अपनी मोहब्बत को कबूल किया, मगर ये रिश्ता ना तो उनके वालिद अशफाक बलोच को मंजूर है, ना ही मलिका जान को। फिर भी अपनी बेटी का चेहरा देख उसने एक मौका दिया उनकी मोहब्बत को, अगर वाकई में वो आलमजेब को इस घर की बहू बना सके, और वहाँ से चली गई। मगर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद ताजदार आलमजेब को लेकर अपनी मरी माँ की बनाई अमरूद कोठी, जो अब उसके नाम है, वहाँ ले जाते हैं। इधर वहीदा उस सबूत यानी फाइल को आधी रात महल की बागीचे की जमीन से खोदकर निकालने में लगी है कि इतने में उसने देखा कि बिब्बो कुछ नकद और जेवर किसी बागी को दे रही है। अंदर आते वक्त वहीदा ने उसकी चोरी पकड़ ली, मगर इस शाही महल में सभी चोर है। उसके जाते ही वहीदा के हाथ में वही लाल फाइल है जिसमें मलिका जान का मुकद्दर लिखा है। अगले ही दिन वो फरीदन के पास फाइल लेकर पहुंच गई। कार्टराइट साहब के पास पहुंचा देना ये फाइल, जिसमें मलिका आपा के खिलाफ सारे सबूत है। उन सारे झूठ, दगा, जिल्लत का हिसाब मुझे चाहिए। याद रखना, उन्हें सजा जरूर मिले। सबूत तो उन्हें मिल गए, मगर दलाल उस्ताद से पता चला कि कार्टराइट बाहर गए हुए हैं, 15 दिन बाद लौटेंगे। इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। यहाँ अमरूद कोठी में 2 जवा दिल करीब आने लगे कि उनके बीच अब मैं और तुम का फासला ना रहा, और साथ ही ताजदार
अमरूद कोठी के 4 दीवारी के बीच क्रांतिकारियों के लिए बम बना रहा है, क्योंकि किसी को भी बलोच खानदान पर शक नहीं होगा। यहाँ मलिका और जुल्फिकार साथ शिकार पर निकले हैं। जुल्फिकार ने इतने दिनों से खबरी लगवाकर फरीदन के अब तक की जिंदगी का सारा काला चिट्ठा ढूंढ निकाला है। 9 साल की उम्र में मलिका जान ने उसे सत्तन मियाँ को बेचा था, तो उसे रावलपिंडी के इफ्तिकार अहमदी को ब्याह दिया गया। इन बीच के सालों में उसने जहर देकर मारा, कोठे पर राज किया जहनारा नाम से, फिर नया शिकार पकड़कर दिल्ली जा पहुंची और आखिर में जब बनारस पहुंची तो चौधरी साहब के बावर्ची खाने से बिस्तर तक का सफर तय किया। फरीदन के हर शहर में पुलिस फाइलें खुली हुई है। दूध की धुली तो फरीदन भी नहीं है। अब आई फरीदन मलिका की पकड़ में। अब मलिका फरीदन से मिलने पहुंची तो मालूम चला कि वो लाल फाइल उसके पास है। मलिका को तनिक भी शक नहीं रहा कि ये काम वहीदा का ही है। उसे ही ये फाइल सौंपी गई थी, मगर इससे पहले कि ये फाइल कार्टराइट तक पहुंचे, हुकुम का इक्का मलिका जान के पास भी है। उसने फरीदन को धमकी दी कि अगर ये फाइल कार्टराइट तक पहुंची तो उसकी जिंदगी के सारे चिट्ठे वो सबके सामने खोलकर रख देगी। अब बात बराबर हो गई। एक बार फिर वहीदा के हिस्से में धोखा आया। फरीदन ने उस फाइल के असली सबूत ही जला दिए। कुछ दिन बाद वहीदा उसके साथ कार्टराइट से मिलने के लिए आई तो पता चला कि उस फाइल में कोई सबूत ही नहीं है। यानी मलिका को सजा इस बार भी नहीं होगी। वहीदा को बड़ा अफसोस हुआ कि काश उसने वो फाइल फरीदन को ना देकर सीधा कार्टराइट को दे दी होती। अब शाही महल में आलमजेब का इंतजार करते इतने दिन हो गए तो महल की रौनक वापस लाने के लिए मलिका ने वहीदा की बेटी शमा को महफिल सजाने का हुक्म दिया, जिसका पूरा खर्चा अब मलिका जान उठाएगी। ऐसे एक दिन इकबाल भी जेल से छूट गया। मलिका जान बोली, बड़ी मुश्किल से तुम्हें छुड़ाया है। जिस रात तुम गिरफ्तार हुए उसी रात साइमा भाग गई। उसने तुम्हारे प्यार को नहीं पहचाना, वरना लोग तो पूरी उम्र इंतजार करते हैं यार का। अब यहाँ इतने दिनों से हेंडरसन की बिछाए जाल में आखिरकार बिप्पू-जान के हाथ एक बड़ी खबर लगी। बंगाल के ईशापुर से सरकारी बंदूकें आज रात कड़ी निगरानी में लाहौर पहुंच रही है। ठीक 8:30 बजे पहरेदार बदले जाएंगे। इसी जानकारी का तो बिप्पू का इंतजार था। उसने अपने साथियों तक उन अंग्रेजों के पूरे प्लान को पहुंचाया। अब उन्हें ब्रिटिश छावनी के अंदर घुसकर वो हथियार चुराने होंगे। ताजदार भी उनके साथ है। सबके जाने के बाद बिप्पू ने ताजदार से आलम के बारे में पूछा, वो कैसी है? ताजदार ने कहा, अगले जुम्मे को हम दोनों निकाह करने वाले हैं। अब कुछ दिन बाद जिस रात उन्हें ब्रिटिश छावनी में छापा मारना है, उसी दिन ताजदार ने अपने अमरूद कोठी में एक जश्न रखवाया। बलराज बोला, तुम यहाँ अंग्रेजों को दावत देकर खतरा उठा रहे हो। जिस पर ताजदार बोला, यह अंग्रेज सपने में भी नहीं सोच सकते। जिसके अगले जुम्मे निकाह है और जो आज के हथियार की डकैती में शामिल है, वो इस तरह खुलेआम दावत दे सकता है। उस जश्न में कार्टराइट के साथ फरीदन भी आ पहुंची। आलमजेब को ढूंढते हुए वो ताजदार के उस कमरे तक पहुंच गई जहां क्रांतिकारियों के अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र के सारे सबूत हैं। उसी रात हथियार चुराते हुए वो लोग अंदर तो घुस गए, मगर उन्हीं का एक साथी धोखेबाज निकला। जब सैनिक सामने के दरवाजे पर बंदूक ताने उनका इंतजार कर रहे थे, वो लोग पीछे के रास्ते से भागने में कामयाब रहे, मगर इसमें हमीद साहब को गोली लग गई। आधी रात में कार्टराइट को जब पता चला कि उनकी छावनी से हथियार चुराने में क्रांतिकारी कामयाब रहे, तो फरीदन ने उसे अमरूद कोठी में जो जो देखा वो सब बता दिया और बदले में उसे अपनी माँ के मुकदमे को चुपके से चलाते रहने को कहा। आज जुम्मे का दिन है, आलमजेब और ताजदार की शादी। आलमजेब तैयार होकर उनका इंतजार कर रही है। वो तो नहीं आए, पर पुलिस जरूर आ गई। आलम जल्दी से एक बक्से में बंद कर भागने ही वाली थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। यहाँ हमीद साहब और बाकी सब यही सोच रहे हैं कि आखिर उनके हथियार चुराने की बात अंग्रेजों तक किसने पहुंचाई होगी। तभी खबर आई कि कार्टराइट ने अमरूद कोठी पर छापा मारा है और आलम सबूतों के साथ भागते हुए पकड़ी गई है। ये सुनते ही ताजदार काबू से बाहर हो गया। उसका कहना है कि गलती हमारी है तो मेरे परिवार में किसी को भी हाथ लगाने का अधिकार किसी को नहीं। आज आलम को ले गए, कल बाबा और दादी को ले जा सकते हैं। हमीद साहब ने उसे शांत कर कहा, प्यार या देश, ये लड़ाई है आजादी की। यहाँ सिर्फ अपने ही नहीं अपनों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। अब ताजदार और उसके पिता को पुलिस चौकी बुलाया गया, उनके घर से मिले सबूतों की पूछताछ करने। मजबूरन आलम के सामने ताजदार को ये कहना पड़ा कि वो अपने वालिद के बिजनेस के काम में मशरूफ रहते। उसे नहीं पता पीठ पीछे ये लड़की वहाँ क्या करती थी। फिर कार्टराइट ने पूछा, लेकिन तुम तो इससे शादी करने वाले थे। अब की बार ताजदार के जवाब ने आलमजेब के दिल के कई टुकड़े कर दिए। तवाइफों से निकाह नहीं किया करते।
इधर मलिका जान को जब इसकी जानकारी मिली तो वो पुलिस चौकी पहुंची। उसे मालूम है कि सामना कार्टराइट से होने वाला है। काफी लंबा इंतजार कराने के बाद जब कार्टराइट चौकी पहुंचा तो उसने मलिका जान को बहुत जलील किया। उसे तो कब से इसी मौके की तलाश थी। उससे गवाया, उससे नचवाया और तो और वहाँ खड़े सब ने उसकी आबरू भी लूट ली। फिर भी मलिका जान सब सहती रही अपनी बच्ची के लिए। इधर सीना चौड़ा करता हुआ कार्टराइट ने जब फरीदन को ये बात बताई, उसे एक औरत होने के नाते दुख हुआ। वो चाहती थी आलमजेब के जरिए मलिका के गुरूर को तोड़ना, उसकी आबरू छीनना नहीं। उस रात उसने कार्टराइट को वापस घर भेज दिया। आलमजेब ने घर वापस आकर बिब्बू को बताया कि वो ताजदार के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन ताजदार को पता न चले, क्योंकि ना तो वो उससे शादी कर सकता है, ना ही इस बच्चे को अपना नाम दे सकता है। वो प्यार और देश के बीच चुनाव कर चुका है और मैं उसके फर्ज के रास्ते में नहीं आना चाहती। ये कहते हुए वहीदा ने दोनों को सुन लिया और मलिका जान को खबर कर दी। कुछ दिन बाद काम की जगह पर जब ताजदार बिब्बू से मिला तो उसने हिचकिचाते हुए आलम के बारे में पूछा। बिब्बू की बेरुखी बातों से उसकी नाराजगी बयां हो रही है, लेकिन फिर भी उसने ताजदार तक खबर कर दी कि आलम पेट से है। उसी दिन ताजदार ने घर पर कह दिया कि वो आलम से निकाह करना चाहता है। उसके पिता तो नहीं माने, मगर दादी साथ चलने को तैयार है आलम का रिश्ता मांगने। इधर शाही महल में उनका स्वागत तो नहीं हुआ, पर आलमजेब और उसके पेट में ताजदार के आने वाली नस्ल के बारे में सोचकर मलिका ने एक आखिरी मौका दिया। चांदनी रात 10 बजे अगर उसकी बारात नहीं पहुंची तो आलमजेब मुजरे पर बैठेगी। एक दिन उस्ताद जी सत्तो फत्तो के पास साइमा के गाने का रिकॉर्ड लेकर आया। सुना है वो कलकत्ता की मशहूर गायिका बन गई है, उसके पास अब दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। वहाँ बैठा इकबाल बोल पड़ा, ले चलो ना मुझे मेरी साइमा के पास। अब जाकर क्या करेगा, उसकी शादी हो चुकी है। तू जिसका वफादार कुत्ता बना फिरता है, उसने सिर्फ तुझे जेल ही नहीं बल्कि उसे 2-2 आदमियों के हाथ बेच दिया। ये सुनकर इकबाल का दिल टूट गया। इधर ताजदार के घर निकाह की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जो उसके पिता से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि आलमजेब से निकाह का मतलब है अंग्रेजी हुकूमत से बगावत। बारात घर से निकलने से पहले ही कार्टराइट ताजदार को गिरफ्तार करने आ पहुंचा, जिसे खुद उसके पिता ने ही बुलाया है। अब्बू से बस थोड़े समय की मोहलत भी ताजदार को भीख में ना मिली। कत्ल और बगावत के इल्जाम में ताजदार को गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ 10 बज गए, लेकिन बारात नहीं आई। मलिका ने आलमजेब से कहा, मौका दिया था हमने, हम भी चाहते थे आपका घर बसे, लेकिन तवायफ की किस्मत से आज तक कोई भाग नहीं पाया। इन बदनाम गलियों में किसी बारात का आना ख्वाब था और ख्वाब ही रह जाएगा। और मुजरे पर बैठने को कहकर चली गई। उस्ताद जी ने फौरन फरीदन को ताजदार के गिरफ्तार होने की बात बताई। वो सीधा थाने जा पहुंची। ताजदार से सच उगलवाने की कोशिश की जा रही है। उसे मार खाता देख फरीदन को उस पर तरस आ गया। उसने कार्टराइट को उसे एक मौका देने को कहा। उसने ताजदार को समझाया, सच बता दो वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन उसके मुंह से निकला तो बस इनकलाब के नारे। उसे इतना मारा कि उसने वही दम तोड़ दिया। जब यह खबर शाही महल आलमजेब तक पहुंची, उस दिन ना वो रोई ना ही सोई। उसके अल्फाज आज तक उसके कानों में गूंज रहे हैं। तो बिब्बो उसे ताजदार के कब्र पर ले आई, उस हकीकत को सामने रखने जिसे उसका दिल मानना नहीं चाहता। कब्र पर सर रखकर आलमजेब आखिर रो पड़ी। अब अंग्रेजों ने ताजदार की मौत का इस्तेमाल कर ताजदार के अब्बा अशफाक को बागियों के खिलाफ भड़काना चाहा। कहा उसे हमें नहीं बागियों ने मारा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ताजदार अपना मुंह खोले। खैर, अपने किए की गलती से बेटे को खोने का गम एक बूढ़े होते बाप के कंधे के लिए बहुत भारी होता है, जिसे उसे बाकी की जिंदगी उठानी है। अब फरीदन शाही महल आई। मलिका जान की लड़ाई उसके खिलाफ हीरा मंडी के सत्ते को लेकर थी, लेकिन जब उसे अपनी दोनों ही बेटियों में इस बाजार को संभालने का कोई हुनर नजर नहीं आया, तो वो फरीदन को इसे सौंपने को तैयार है। इस बदलते वक्त की हवा में क्या नवाब क्या अंग्रेज सब एक तरफ हो गए हैं। अगर अभी भी वो एक ना हुए तो हीरा मंडी का वजूद मिट जाएगा। अब मुद्दा ये नहीं कि कौन यहाँ राज करेगा, मुद्दा ये है कि राज रहना चाहिए। वहाँ किताब खाने में बिब्बो जान और बाकी सब छुपे बैठे हैं। हथियार मामले के बाद पूरे लाहौर में कर्फ्यू लगा है। अंग्रेज चप्पे चप्पे में बागियों को तलाश रही है। बिब्बो उन्हें छुपाने के लिए हीरा मंडी ले आई, मगर मलिका जान उन्हें बाइज्जत वहाँ रहने देने को तैयार हो जाती है। वो कहती है इस मुल्क की तकदीर इन क्रांतिकारियों के हाथों में है। वहाँ फरीदन भी अब अपने कोठे पे महल नहीं सजाएगी, क्योंकि वो ताजदार की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। वो बाकी की जिंदगी देश के नाम कर देना चाहती है।
यहाँ नवाबों की भी एक बैठक में सभी तय करते हैं कि उन्हें हीरा मंडी से ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो बागियों को पनाह दे रही है। हम भी वहाँ गए तो अंग्रेज हमें भी उनमें शामिल समझ लेंगे, जो कि नवाबों के लिए अच्छी बात नहीं। यहाँ हीरा मंडी में नवाबों के न आने से बाजार ठंडा पड़ गया। ये मंडी नवाबों ने ही बसाई थी और उनके न आने से वीरान पड़ी है। जब जुल्फिकार ने हाथ छुड़वा लिया तो मलिका जान ने एक बार उन्हें सामने से मदद की गुहार लगाने पहुंची। सामना उनकी बेगम से हुआ। बीवियों की गुनाहगार तवाइफ हमेशा से रही है। उन्होंने साफ मना करते हुए कहा, वो आपसे नहीं मिलना चाहते। जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हुआ वो मुसीबत पड़ने पर एक तवाइफ का साथ क्या देगा। अब सारे हीरा मंडी औरतों की बैठक लगी है। इस मुश्किल से कैसे निकला जाए, इस पे चर्चा हो रही है, क्योंकि नवाबों ने तो हाथ छुड़वा लिया है। फरीदन बोली, मुल्क जल रहा है, हम सब यहाँ आंखें बंद किए नहीं बैठ सकते। पड़ोस में आग लगेगी तो घर हमारा भी महफूज नहीं रहेगा। कुछ औरतों ने उसका विरोध किया। अब तक चुप बैठी बिब्बो जान बोली, आजादी की कीमत हमसे ज्यादा कौन जानता है। अब सिर्फ बगावत ही हमारी जिंदगी को मायने दे सकती है। जब पूरा देश आजादी के नारे लगा रहा है और हम अब भी नवाबों की गुलामियों की बीड़ियां तोड़कर ना फेंके। सभी खामोश हो गए। अब वहाँ हीरा मंडी में छुपे क्रांतिकारी होने वाले अंग्रेजी जलसे में हेंडरसन को निशाना बनाने वाले हैं। यही सही मौका है उन्हें मारने का, मगर उन्हें बहुत संभल कर ये काम करना होगा। वो एक और साथी नहीं खोना चाहते। बिब्बो बोल उठी, मैं मारूंगी उसे गोली। और जलसे के दिन बिब्बो का निशाना सही लगा, लेकिन कीमत उन्हें भी चुकानी पड़ी। हामिद साहब को खोकर इस डगर पर जो घर से निकले हैं वो अपना अंजाम जानते हैं। बिब्बो को बहुत मारा गया, यंत्रणाएं दी गई, मगर उसने जुबान नहीं खोली और अगले दिन उसे फांसी की सजा सुना दी गई। जब यह खबर मलिका जान और बाकियों तक पहुंची, दुख के साथ साथ फक्र ने उनका सीना चौड़ा कर दिया। जो लड़की कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, जो चींटी तक को ना मार सके, उसने हेंडरसन को मार डाला। अंग्रेजों ने नवाबों को चुप कराने के लिए ताजदार को मिसाल बनाया और हीरा मंडी को चुप कराने के लिए बिब्बो को। लेकिन बिब्बो मर नहीं रही, वो तो हीरा मंडी की पहली शहीद कहलाएगी। अब ये जंग शुरू हो चुकी है। आधी रात को उस्ताद आलमजेब के पास आए और बताया कि कार्टराइट उसे एक रात के लिए खरीदना चाहता है। यही मौका है अपनी माँ, अपनी बहन और ताजदार की मौत का बदला लेने का। कल तैयार रहना कहकर उसकी हथेली में वो एक बंदूक रख गया। आज बिब्बो की फांसी का दिन है। उसने अपनी आवाज में आजादी के लिए आखिरी गाना गाया। यहाँ हीरा मंडी की सभी औरतें मशाल लेकर सड़कों पर जा उतरी, बिब्बो को आखिरी सलाम देने, उसे बताने कि वो अकेली नहीं है। और इतने में यहाँ भीड़ का फायदा उठाकर आलमजेब भी चुपके से वहां से उस्ताद जी के साथ चल दी। बिब्बो के इनकलाब के नारे पे जिंदाबाद की दहाड़ यूं गूंजी कि अंग्रेजी हुकूमत थर्रा गई। वहां बिब्बो को गोली मारी गई और यहाँ आलमजेब ने कार्टराइट से इंतकाम लिया। मगर हीरा मंडी की औरतों की कुर्बानियां किसी किताब में दर्ज नहीं हुई। कोई नहीं जानता कि किस किस ने अपने खून से आजादी की प्यास बुझाई है। सलाम है उन सभी को जिन्होंने आजादी के इस फूल को खिलाया है। इसी के साथ हीरा मंडी की ये पूरी कहानी यही समाप्त हुई। मुझे भी इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे। धन्यवाद।